बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है खौफ व दहशत में डूबी एक पुरस्रार कहानी, जिंदगी का खात्मा। मैं उस शख्स को हैरत से देख रहा था। उसके चेहरे से लग ही नहीं रहा था कि वो कत्ल जैसी 6 वारदातें कर चुका है। अगर वो उस रोज पकड़ा ना जाता तो यकीनन 7वां कत्ल भी कर चुका होता। उसके अलावा भी और न जाने कितनी वारदातें कर चुका होता, लेकिन उसकी किस्मत खराब ही थी, इसलिए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। जिस औरत को वो कत्ल कर रहा था वो औरत तकरीबन 45 साल की होगी और बाजार में खरीदारी के लिए निकली थी। सड़क पर ट्रैफिक भी ना होने के बराबर ही थी। वो सीधी बाजार जा रही थी कि ऐन उस वक्त जब हथौड़े से वार करके उस औरत का सर फोड़ देना चाहता था, औरत ने पलट कर देख लिया और उसने बेख्तियार दौड़ लगा दी। वो भी उसे मारने को दौड़ा था। औरत का नसीब अच्छा था कि एक पुलिस मोबाइल उधर आ निकले। पुलिस को देखकर वो भाग खड़ा हुआ। पुलिस को देखकर औरत ने शोर मचा दिया। पुलिस के जवानों ने फुर्ती दिखाई और भागते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। और अब वो मेरे सामने बैठा हुआ था। कत्ल की 6 वारदातों ने शहर में खौफ व हिरास फैला रखा था। ये वारदातें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हुई थी, लेकिन सबका तरीकाकार एक जैसा था, यानी सर पर हथौड़ा मारकर औरतों को हलाक किया गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि जो भी ये वारदातें कर रहा था वो क्यों कर रहा था, उसके पीछे क्या राज था। ये महज इत्तेफाक ही था कि मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया था। मुझे तफ्तीशी अफसर मुकर्रर किया गया था और मुझे उससे ये राज उगलवाना था कि उसने ये कत्ल क्यों किए थे और इन कत्ल में क्या किसी और ने भी उसकी मुआवनत की थी। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुमने ये कत्ल क्यों किए। इंस्पेक्टर साहब, मैं जुर्म कबूल कर चुका हूँ, इसके बाद तफ्तीश की गुंजाइश नहीं रहती। वो बोला, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पूछा। मुझे नफीस अहमद कहते हैं। वो बोला, नफीस, मुझे मेरा काम किस तरह करना है ये मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। तुमसे जो सवालात कर रहा हूँ उसका साफ साफ जवाब देते जाओ ताकि मेरा काम आसान हो जाए। मैं अगर बताने से इनकार कर दूँ तो? वो मुझे घूरते हुए बोला, नफीस अहमद, मैं भी तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि तफ्तीश इस तरह हो जाए कि हर बात वाज़ेह हो जाए। हो सकता है कि इन कत्ल की वारदातों के पीछे किसी और का हाथ हो और वो सजा का मुस्तहिक हो। ऐसे में तुम्हारे अकेले फांसी के तख्ते पर चढ़ने से वो साफ बच जाएगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैंने साफ साफ बता दिया है कि ये कत्ल मैंने किए हैं और बस। अच्छा, ये सब कत्ल तुमने किए हैं, फिर कत्ल करने की वजूहात भी बता दो कि तुमने ये कत्ल क्यों किए। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। मैं ये बात नहीं बता सकता। क्यों? बस मेरी मर्जी, उसने बेपरवाही से कहा। इस कमरे में ये सामान तुम देख रहे हो, ये सब सामान मुलजिम से कबूले जुर्म करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैंने सामान की तरफ इशारा किया। चमड़े का कोड़ा, डंडे और दीगर सामान देखकर एक लम्हे को उसका दम खुश्क हो गया, मगर फिर वो संभलते हुए बोला, इस सामान को उस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है जब कोई जुर्म कबूल ना करे, जबकि मैं पहले ही जुर्म कबूल कर चुका हूँ। फिर क्यों मुझे ये सामान दिखाकर डराया जा रहा है? जब तक कत्ल करने की असल वजूहात मालूम न हो जाए हमारी तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती। इसलिए तुमसे ये बात कही जा रही है कि तुम्हारा जुर्म कबूल करना हमारे लिए काफी नहीं। ना चाहते हुए भी मुझे गुस्सा आ गया। मेरे असल वजूहात बयान कर देने पर भी तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मेरी बात को मजाक समझोगे। उसने ये कहते हुए गर्दन झुका ली। ये तुम कैसे कह रहे हो कि मजाक समझूंगा? हो सकता है मैं तुम्हारी बात सच समझ लूं। यकीन से कह रहा हूँ, तुम मेरी बात को मजाक समझकर हंसी में उड़ा दोगे। नफीस अहमद ने कहा, मैं तुम्हारी बात को मजाक में नहीं उड़ाऊंगा, जो बात भी हो कह दो। मैंने कहा। मेरी बात सुनकर वो सोच में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझे बताए या खामोश रहे। और चोर निगाहों से तफ्तीश के दौरान तशद्दुद करने के सामान को भी देख रहा था। मेरी नजरें उसके चेहरे पर ही गड़ी हुई थी। सलामत, इधर आओ। मैंने कांस्टेबल मोहम्मद सलामत को आवाज़ दी। जी सर। ये चमड़े के हंटर को तेल लगा दो। मैंने हंटर की तरफ इशारा किया। ठहरो, मैं सब सच सच बताता हूँ, उसने घबराते हुए कहा। ठीक है सलामत, तुम जाओ, ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें बुला लूँगा, मैंने कहा। कांस्टेबल सलामत के जाने पर मैंने नफीस अहमद को घूरा। हम मुलजिमान पर तशद्दुद करना चाहते हैं। हम मुलजिमान पर तशद्दुद करना नहीं चाहते, लेकिन मुलजिम खुद हमें तशद्दुद करने पर मजबूर करते हैं। मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा, नफीस अहमद ने कहा। हाँ, मैं सच ही सुनना चाहता हूँ, मैंने कहा। वो गोया हुआ। नौशाबा यूनिवर्सिटी में मेरी क्लास फेलो थी। फ्री पीरियड हमारे कैंटीन में गुजरते थे। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मैं अपनी तालीम मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहा था। तालीम मुकम्मल होने पर मुझे
سب سے پہلے اچھی نوکری تلاش کرنا تھی اور پھر نوکری کا اچھا انتظام ہو جانے پر مجھے نوشابہ کا ہاتھ اس کے والدین سے مانگنا تھا تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ فائنل ایئر کے پیپر دے کر ہم رزلٹ کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ نصیب کا لکھا ہو کر رہتا ہے، ہماری قسمت میں بھی شاید ملن نہیں تھا۔ اس لیے نوشابہ کی مرضی کے خلاف اس کے گھر والوں نے اس کی شادی ایک امیر گھرانے میں کر دی تھی۔ مجھے اس کی شادی کا بہت دکھ ہوا تھا۔ کئی دنوں تک میں گمسم سا ہو کر رہ گیا تھا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا رہا میرا زخم بھی بھرنے لگا تھا۔ ایک روز کا ذکر ہے، میں بازار میں کچھ خریداری کرنے گیا تھا کہ اچانک میری ملاقات نوشابہ سے ہو گئی۔ وہ اس وقت اکیلی ایک دکان کے باہر کھڑی تھی۔ اسے وہاں اکیلا دیکھ کر میں چونکا۔ ارے نوشابہ، تم یہاں کیسے کھڑی ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بری طرح چونکی۔ تم؟ کیا بات ہے، تم مجھے دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو گئی ہو؟ میں نے کہا۔ وہ میرے شوہر کامران دکان کے اندر گئے ہیں۔ نوشابہ کے چہرے پر گھبراہٹ طاری تھی۔ تم نے اپنی شادی پر مجھے دعوت نہیں دی، اس بہانے تمہارے شوہر سے ملاقات ہو جاتی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ نہیں، تم ان سے ملاقات مت کرنا۔ کیوں؟ تم میرے موبائل پر بات کر لینا، میں سب کچھ بتا دوں گی۔ نوشابہ نے کہا۔ تمہارا نمبر ہی بند رہتا ہے، میں کس نمبر پر بات کروں؟ میں پرانے نمبر کو آن کر دوں گی، اب تم جاؤ۔ نوشابہ نے دکان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں اسے مزید پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے آگے بڑھ گیا۔ اس وقت ایک کالا بدصورت سا آدمی جس کے چہرے سے خباثت ٹپک رہی تھی، اس کی توند باہر کو نکلی ہوئی تھی، وہ دکان سے باہر آیا۔ اسے دیکھتے ہی نوشابہ اس کے ساتھ چل دی۔ میں ان دونوں کو جاتا دیکھتا رہ گیا۔ شام میں میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ موبائل کی اسکرین پر میں نے نمبر دیکھا، وہ نوشابہ کی کال تھی۔ اس کی کال دیکھ کر میں خوش ہو گیا۔ میں نے فوراً کال اوکے کر دی۔ نوشابہ، تم کیسی ہو؟ کیا وہ شخص واقعی تمہارا شوہر تھا یا تم نے مجھ سے مذاق کیا تھا؟ تمہیں تمہارا شوہر خوش رکھتا ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ تم نے ایک دم ڈھیر سارے سوال کر دیے ہیں، میں باری باری ان سوالات کے جواب دیتی ہوں۔ اس نے کہا۔ میں تمہاری کال دیکھ کر بے قابو ہو گیا تھا۔ میں نے کہا۔ نفیس، وہ شخص واقعی میرا شوہر ہے۔ میری شادی میری مرضی کے خلاف کی گئی ہے، مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں نے اس رشتے پر بہت اعتراض کیا تھا، لیکن کسی نے میری نہیں سنی، حتیٰ کہ میرا موبائل بھی مجھ سے چھین لیا گیا تاکہ میں کسی سے بھی رابطہ نہ کر سکوں۔ تمہارے والدین نے ایسا کیا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ یہ بات سن کر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، جس امی کو تم جانتے ہو، وہ دراصل میری سوتیلی امی ہے۔ میرے شوہر کامران سوتیلی امی کا بھانجا ہے اور دبئی میں بہت عرصہ رہا ہے۔ دبئی کی کمائی سے ہی ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہے، لیکن دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ جیسی شکل و صورت کا میرا شوہر مالک ہے، ایسا ہی وہ بد دماغ بھی ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر کھری کھری سنانے میں دیر نہیں کرتا، ہر وقت مجھ پر شک کرتا ہے، کسی مرد سے بات کر لینے پر مجھے گالیاں سنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کیا میرا باپ لگتا ہے جو میں اس سے بات کر رہی تھی۔ اس لیے میں نے پرانی سم بھی چھپا کر رکھی ہوئی ہے تاکہ یونیورسٹی کا کوئی ساتھی رابطہ نہ کرے، ورنہ وہ خواہ مخواہ مجھ پر شک کرے گا اور تہمت لگانے میں بھی تاخیر نہیں کرے گا۔ نوشابہ نے کہا۔ اچھا، اس لیے تم نے اپنے یونیورسٹی کے ساتھیوں کو بلایا نہیں؟ میں اپنے دوستوں کو شادی کی دعوت دے کر مذاق کا نشانہ بننا نہیں چاہتی تھی۔ جو میرے شوہر کو دیکھتا میرا مذاق بناتا کہ تمہیں یہی شخص ملا تھا شادی کرنے کے لیے، ہم مر گئے تھے کیا؟ تمہارے ساتھ واقعی بہت برا ہوا ہے۔ تمہارے ابا اس رشتے پر کیسے راضی ہو گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ میرے ابا کا مت پوچھو، امی جو کہتی ہیں وہ آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں، اس میں ان کا بھی قصور نہیں ہے۔ میری سوتیلی امی کی جو بہنیں ہیں وہ جادو ٹونے کرانے میں بہت مشہور ہیں۔ انہوں نے ہی ابو پر ایسا کالا علم کرا دیا ہے کہ وہ امی کے علاوہ کسی اور کی بات کا یقین نہیں کرتے۔ سوتیلی امی کی بہنوں نے ہی رشتہ کرایا ہے۔ نوشابہ نے کہا۔ واقعی کالے جادو کی بدولت ہی ایسا ہوا ہے۔ اچھا، میں کال بند کر رہی ہوں، کوئی آ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے نوشابہ نے کال آف کر دی۔ نوشابہ کے حالات کا سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ میرے زخم پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ مجھے اس سے سچی محبت تھی اور میں کسی صورت میں یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اس پر ظلم کرے۔ اس کی کامران کے ساتھ شادی کر کے سراسر ظلم و زیادتی کی گئی تھی۔ اب اکثر جب بھی نوشابہ کو فرصت اور بات کرنے کا موقع ملتا، وہ مجھ سے بات کرنے لگی تھی۔ اس گھر میں نوشابہ کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی تھی۔ اس کا شکی مزاج شوہر کامران بات بات پر شک کرتا تھا، اکثر نوشابہ کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتا تھا۔ وہ کس سے شکایت کرتی؟ ماں باپ کو شکایت کرنے پر وہ الٹا اس سے ہی ڈانٹ دیتے تھے۔ گھر میں کوئی بھائی بھی نہیں تھا جو اس کی سنتا، احتجاج کرتا۔ 1 سال کے اندر اندر نوشابہ مرجھائے ہوئے پھول کی طرح بن کر رہ گئی تھی۔ وہ اکثر مجھے اب یہ کہنے لگی تھی کہ اس زندگی سے بہتر ہے کہ وہ موت کو گلے لگا لے تاکہ اس
जहन्नुम से निजात मिल जाए। मैं उसे समझाता कि वो मायूस ना हो, हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। एक सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने अपने मोबाइल पर नौशाबा का SMS देखा। उसे पढ़ने पर मुझे जबरदस्त झटका लगा। नौशाबा ने रात 12 बजे यह SMS किया था और उसमें लिखा था वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी है, इसलिए ख्वाबावर गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर रही है। मैं SMS पढ़कर परेशान हो गया और मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि मैं रात जल्दी क्यों सो गया था। हालांकि मैं रात देर से सोने का आदी था। रात को मैं बहुत थकन सी महसूस कर रहा था। हालांकि मैंने देर भर कोई खास काम भी नहीं किया था, फिर भी ना जाने क्यों थकन महसूस कर रहा था। बिस्तर पर गिरते ही नींद आ गई थी और मैं गहरी नींद सो गया। सुबह होने पर ही मैं बेदार हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। क्या वाकई नौशाबा ने ख्वाबावर गोलियां खा ली होंगी? मैंने नौशाबा को कॉल की। उसका मोबाइल बंद जा रहा था। फिर मैंने हिम्मत करके नौशाबा के अब्बू के घर पर कॉल की। फोन उसके अब्बू ने ही उठाया था। फरहान साहब, मैं नफीस अहमद बात कर रहा हूँ। मैं नौशाबा के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मैं तुम्हारी आवाज सुनते ही पहचान गया कि नफीस बेटा बात कर रहा है, फरहान साहब ने कहा। मैंने नौशाबा के बारे में आपको फोन किया है कि वो हाँ बेटे, ये खबर दुरुस्त है। नौशाबा बेटी ने ख्वाबावर गोलियां तादाद से ज्यादा खा ली थी, जिसके सबब उसकी मौत वाक़या हो गई है। हम उसकी तदफीन के सिलसिले में घर से निकलने वाले हैं, फरहान साहब ने कहा। नौशाबा के इंतकाल की खबर सुनकर मेरे दिमाग में आंधियां सी चलने लगी और खुद को मैं बेकाबू सा महसूस करने लगा था। फिर मैंने खुद पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। मैं खामोशी से नौशाबा की तदफीन में शिरकत करके चला आया। उसकी मौत के बाद मैं गुमसुम सा रहने लगा था। हर वक्त उसकी यादों में खोया रहता। उसके साथ बीते दिन की मंजर चलते चलते नज़रों के सामने आ जाते थे। मेरे ख्वाबों में भी मुतवातर नौशाबा नज़र आ जाती थी और मुझसे कहती थी, क्या तुमको मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं थी? मैं कहता, हाँ, मुझे तुमसे आज भी सच्ची मोहब्बत है। मैं तुम्हारी यादों को भुला नहीं सकता हूँ। वो कहती, फिर वो औरतें ज़िंदा क्यों हैं? उन्होंने ही मुझे खुदकुशी जैसे अमल पर मजबूर कर दिया था। वो अभी तक ज़िंदा घूम फिर रही हैं। तुम कहो, मैं क्या करूं? मैं कहता, वो जब तक मर नहीं जाती मेरी रूह को करार नहीं आएगा। क्या तुम मेरे लिए इतना काम नहीं कर सकते कि मेरी रूह को करार आ जाए? नौशाबा कहती, तुम क्या चाहती हो कि मैं उनको कत्ल कर दूं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ। मैं तुम्हें बारी बारी उनकी शक्लें दिखाऊंगी और तुम एक एक करके उन्हें कत्ल कर दो। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं समझूंगी कि वाकई तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत है, वरना मैं साबित कर दूंगा कि मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत है। मैं एक एक को कत्ल कर दूंगा, उसके बाद चाहे फांसी लग जाए। मैं कहता, और फिर ऐसा ही हुआ। वो मुझे एक औरत की सूरत दिखाती और मैं उसे कत्ल कर देता। औरत के कत्ल हो जाने पर वो बहुत खुश दिखाई देती थी। उन औरतों को कत्ल करके नौशाबा पर मैंने साबित कर दिया था कि मैं वाकई उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारा बयान मुझे किसी ड्रामे या फिल्म की स्टोरी लग रहा है, फिर भी इसको सच मान लेता हूँ। लेकिन ये बताओ, उन औरतों का क्या कसूर था जिनको तुमने कत्ल किया? जिस औरत को मैं कत्ल कर देना चाहता था, काश वो कत्ल हो जाती तो ये राज राज ही रहता, मगर उसका कत्ल ना होने से सारा राज फाश हो गया। इन कत्ल की वारदातों में भी राज है। मैंने हैरानी से उसे देखा। हाँ, नौशाबा को खुदकुशी जैसा इकदाम उठाने में उन्हीं का हाथ है। मैं जिसको कत्ल करना चाहता था वो नौशाबा की सास थी, और जो मेरे हाथ औरतें कत्ल हुईं वो नौशाबा की सौतेली माँ और उसकी बहनें थीं, जिन्होंने काले इलम के ज़रिए नौशाबा की शादी कामरान से कराई थी। वो ना नौशाबा की शादी कराती और ना नौशाबा खुदकुशी जैसा इकदाम करती। नफीस अहमद की आंखों में आंसू मोती बनकर चमक रहे थे। वह मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था, बल्कि सर झुकाए बैठा था। फिर उसने अपनी नज़रें उठाईं और गोया हुआ, इंस्पेक्टर साहब, जो कुछ बताना था मैंने वाज़ेह और साफ साफ बता दिया। अब आगे आप लोगों की मर्ज़ी है, और वैसे भी मैं सिर्फ़ आज के दिन यहाँ मौजूद हूँ। रात के किसी भी पहर नौशाबा मुझे अपने साथ ले जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज़ अब आप मुझे तन्हा छोड़ दें। और ये बोलकर मेरे सामने से वो उठ गया और आंखें बंद करके कमरे में टहलने लगा। और फिर उसकी बात ठीक निकली। रात के 2:30 बजे का वक्त था कि नफीस की बुलंद आवाज़ सुनाई दी, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, देखें नौशाबा आ गई है मुझे लेने के लिए। मैं नौशाबा के साथ जा रहा हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे देखकर मायनी खेज मुस्कुराहट उसके होंठों पर रक्सा हो गई। वो बोला, इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ कि आप आ गए।
نوشابہ مجھے لینے آ گئی ہے، میں نوشابہ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اور یہ بولتے ہی اس نے اپنا دل پکڑ لیا اور نیچے فرش پر گرتا چلا گیا۔ فوراً تالا کھول کر ہم اندر پہنچے، مگر اتنی دیر میں اس کی روح اس کا جسم چھوڑ چکی تھی۔